मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट बिलासपुर। मैं आपके चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं चाहता था कि समसामयिक घटनाओं पे एनालिसिस करूं आपके सामने में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता है। आज मैंने चयन किया है एक शब्द और सप्लाई चेन और उसके क्या भूमिका रही जो चीन को आर्थिक महाशक्ति बना दिया दुनिया में। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं होती है। सप्लाई चेन शब्द आपूर्ति लाइन जो है, आपूर्ति रेखा है, वो 20वीं शताब्दी में आया, लेकिन 21वीं शताब्दी में सप्लाई चेन ने कैसे दुनिया में चीन को आर्थिक महाशक्ति बनाया, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्री हैं, खासकर अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ मसल पावर की कमी है और वहाँ पे स्किल्ड लेबर की कमी है। वो डेवलप्ड है, पैसा है उनके पास और उनको चाहिए सस्ता प्रोडक्ट किसी राष्ट्र से जो उनको सस्ते में उपलब्ध करा सके, आपूर्ति कर सके। तो जब विश्व में शीत युद्ध चीन में उनका सोचना था, अमेरिका का, यूरोप का, कि चीन आर्थिक रूप से विकास करेगा तो वहां लोकतंत्र आएगा और चीन के अगेंस्ट में एक पावर के रूप में, रसिया के अगेंस्ट में एक पावर के रूप में, पहले वो सोवियत संघ था, सोवियत संघ के अगेंस्ट में और रसिया के अगेंस्ट में एक शक्ति के रूप में उसको स्थापित करना चाहते थे। इसलिए अमेरिका के और यूरोप के सभी मल्टीनेशनल कंपनी जो विश्व में अंडर 100, अंडर 500 में जो कंपनियां थी, सभी ने अपना प्लांट चीन में सस्ता लेबर के कारण, वहाँ के इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर के कारण, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के कारण सभी ने वहाँ अपना प्लांट लगाया और वहाँ से सभी तरह के प्रोडक्ट का आपूर्ति अमेरिका में, रूस में सस्ते में होने लगा। इसकी शुरुआत हुई सांस्कृतिक क्रांति के बाद चीन में 1990 में शुरुआत हुई और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चीन में शुरुआत हुआ और आज के स्थिति में 30 साल के अंदर चीन दुनिया की आर्थिक महाशक्ति, इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है। आज जीडीपी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है उसका। अमेरिका की जीडीपी है 29 ट्रिलियन, चीन की जीडीपी है 16 ट्रिलियन, 16 ट्रिलियन। तो इसको देखते हुए हमारे देश में भी जो मोदी जी ने जो शुरुआत किया, मेक इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम को सबसे जोड़ने के लिए और इंटरप्रेन्योर को जो प्रोत्साहन दिया, उनको सब्सिडी दिया और मेक इन इंडिया के तहत दुनिया के जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं सभी को कहा कि आप भारत में लगाइए इंडस्ट्री और यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए। जिसका अभी ताजा मिसाल है एप्पल को, जो यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए कहा गया और उसने इंडस्ट्री लगाया और एप्पल की मोबाइल, लैपटॉप दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। दुनिया की सभी महत्वपूर्ण जो मोबाइल कंपनियां हैं यहाँ पे प्लांट लगाया और दुनिया में भारत आज सेकंड नंबर के लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपोर्टर कंट्री बन गया है। तो सप्लाई चेन की जो आइडिया है, जिसके बदौलत
चीन आज आर्थिक महाशक्ति बना, उसी को देखते हुए मोदी जी ने उसी को देखते हुए भारत में इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर के लिए रिफॉर्म शुरू किया, सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, सभी का उद्देश्य वही है कि भारत भी अगले 10-12 सालों में दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बने, इसी उद्देश्य के लिए किया। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ये नहीं बताया जाता है, ऐसे सुन लेते हैं जनरली कि सप्लाई चेन है क्या, सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट क्या है, सप्लाई चेन ने कैसे चाइना को आज दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाया, ये जानना और लोगों को एक साधारण भाषा में समझना जरूरी है। इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना और आपको बताऊं। अभी मैंने एक जगह कहा था कि भारत 1927 तक दुनिया की तीसरी नंबर की आर्थिक शक्ति बन जाएगी, इकोनॉमी पावर बन जाएगी। और विश्व बैंक ने भी अभी कुछ दिन बाद कहा कि भारत 2027 तक दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगी। तो मेक इन इंडिया शुरू किया गया भारत में, तो कई लोगों ने, कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और इसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज इसका प्रतिफल दिख रहा है। पिछले 8 साल में, 9 साल में भारत दुनिया की 11वीं नंबर की राष्ट्र, इकोनॉमिक पावर राष्ट्र जो थी, इसका पोजीशन 11वां नंबर था, आज दुनिया में 5वीं नंबर की आर्थिक शक्ति बन गई है। और 27 तक आज की जो स्थिति है, तो 27 तक भारत आर्थिक महाशक्ति बन जाएगी। आज कई क्षेत्रों में हम देखते हैं, जैसे दुनिया में आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई, जैसे जर्मनी आर्थिक मंदी के कगार पे है, यूरोप के ब्रिटेन आर्थिक मंदी के कगार पे है, अमेरिका, विश्व के कई डेवलप्ड कंट्री जो उनका विकास दर है वो 0 ग्रोथ हो गया है। अमेरिका की ग्रोथ रेट अभी मात्र 1% है, जर्मनी माइनस ग्रोथ रेट हो गया है, ब्रिटेन माइनस ग्रोथ रेट हो गया है। लेकिन यहाँ की जो रिफॉर्म हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, जिसमें 2 लेन से लेके 8 लेन से लेके 12 लेन तक नेशनल हाईवे बन रहे हैं, कई तरह के सेज का डेवलप हो रहा है, यहाँ टैक्सेशन में सुधार हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो रहा है, सिंगल विंडो सिस्टम हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी अपने स्तर पे कर रहे हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है, आज दुनिया में भारत की विकास दर टॉप में है, 6.7% ग्रोथ रेट है। आज दुनिया में किसी देश में इतना ग्रोथ रेट नहीं है। चाइना की ग्रोथ रेट मात्र अभी 3% है, अमेरिका की 1% है, जर्मनी का माइनस ग्रोथ रेट है, ब्रिटेन की माइनस ग्रोथ रेट है, हॉलैंड 1% ग्रोथ रेट है, ऑस्ट्रेलिया 1% ग्रोथ रेट है। उसके बावजूद भी आज आर्थिक मंदी की स्थिति भारत में नहीं हुई और दुनिया की टॉप ग्रोथ रेट में है। तो जो इकोसिस्टम डेवलप किया है भारत सरकार ने, ये उसी का देन है। और जिस सप्लाई चेन के बदौलत
आज चीन दुनिया में दूसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बन गई। भारत भी इसी पैटर्न को अपनाते हुए पूरा उम्मीद है कि अगले 15 से 20 साल में दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनेगी और चीन और अमेरिका और भारत के बीच टॉप 1 के लिए कंपटीशन होगी, इसको मान के चलिए। और इस एटमॉस्फेयर को, इस डेवलपमेंट को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल स्टेब्लिश की जरूरत है, राजनीति में स्थायित्व की जरूरत है और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में भी कंटिन्यूटी और पीसफुल की जरूरत है। तो ये हो सकती है कि भारत अगले माने 5 से 10 साल में टॉप सेकंड में या टॉप 1 में के टॉप सेकंड और टॉप 1 के लिए प्रतियोगिता करते हुए दिखे। तो ये सप्लाई चेन क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल नहीं बताया जाता। यहाँ हमारे यहाँ एक सोच देखने को मिलता है, सभी लोगों की बात नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग इंटरनेशनल ट्रेड है उसके बारे में बिल्कुल आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। आज दुनिया ऐसी है, आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा है कि जब तक आप दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट मटेरियल प्रोडक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं आएगी। फॉरेन करेंसी इट मींस इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल करेंसी, जस्ट लाइक यूएस डॉलर। यूएस डॉलर आज अघोषित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है और दुनिया के 70% व्यापार यूएस डॉलर से होता है। कुछ चीन के समर्थक जो राष्ट्र हैं, जो चीन के प्रभाव में हैं, चाहे ऋण की वजह से पाकिस्तान और कुछ देश हैं जैसे श्रीलंका, बर्मा, ऐसे कई देश हैं जो आज युआन में व्यापार कर रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण रसिया भी युआन में व्यापार कर रहा है, क्योंकि उसको स्विफ्ट से रशियन रूबल को बाहर कर दिया गया है। और अभी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम लोग शायद इसके बारे में एक सामान्य चीज के रूप में ले रहे हैं, लेकिन भारतीय करेंसी रुपया को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में स्थापित करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए पिछले 4 सालों में मोदी सरकार ने जो प्रयास किया है और अभी तक जो लगभग 41 जो राष्ट्र हैं, 41 राष्ट्र, उसने यूपीआई से ट्रेड करने के लिए या इंडियन रूपी से ट्रेड करने के लिए समझौता किया है, मान लिया है। तो भारत जैसे जैसे आर्थिक रूप से मजबूत होती जाएगी और इंटरनेशनली इंडियन करेंसी को दुनिया एक्सेप्ट करेगा, एडाप्ट करेगा, तो इंडियन करेंसी भी हो सकता है अगले 15 से 20 साल में एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में दुनिया एक्सेप्ट कर ले। और वो दिन आने वाला है। आज यूपीआई को अरबियन कंट्रियों ने, लगभग कतर ने, यूएई ने और इराक ने और सिंगापुर ने, दुनिया के 40 राष्ट्रों ने एक्सेप्ट कर लिया है। आज आप लंदन में भी यूपीआई यूज करके आप कुछ भी लेन देन कर सकते हैं और सब चीज कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रिकॉग्नाइज, जो माने स्वीकृत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, वो यूएस डॉलर है, सेकंड में यूरो है, कुछ 5-6% जापानी येन है और 2-3% अभी पिछले 10 साल में चीनी
युआन बन गया है। और अगले 5 साल में जैसे इंडियन रूपी का एक्सटेंस जो स्वीकार्यता बढ़ता जा रहा है, एक्सटेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये भी थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल रिकग्नाइज इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जब तक आज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप निर्यात नहीं करेंगे तो आयात करने की कैपेसिटी आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जो भी आयात निर्यात होता है इंटरनेशनल करेंसी पे होता है, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी पे, एक्सेप्टेड करेंसी पे होता है। यूएस डॉलर में 70%, यूरो में लगभग 20%, जापानी येन में लगभग 6-7%, और कुछ चीन के समर्थक या चीन से आर्थिक रूप से जो जुड़े हुए राष्ट्र हैं वो 3% चीनी युआन में भी कर रहे हैं। तो सप्लाई चेन के बदौलत चीन दुनिया की दूसरी नंबर की आर्थिक शक्ति, आर्थिक महाशक्ति 30 साल में बन गई। और जिस गति से भारत औद्योगिकरण के तरफ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं, यहाँ पे दुनिया के महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, उद्योग लगा रहे हैं, चाहे एयरबस हो, चाहे एप्पल हो, चाहे फॉक्सकॉन हो, चाहे और जितने अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हैं जो यहाँ आ रहे हैं और ये सब यहाँ उद्योग स्थापित कर रहे हैं। तो जिस सप्लाई चेन के बदौलत चीन महाशक्ति बना है, मुझे लगता है अगले 10 से 12 साल में भारत भी दुनिया की टॉप 2 या टॉप 3 में आर्थिक महाशक्ति के रूप में रहेगी। यह भारत के लिए उपलब्धि होगी और भारत के लिए गर्व की बात होगी कि भारत महाशक्ति होगी। अभी कोरोना काल में भारत ग्रोथ में माइनस में चला गया था, -13 चली गई थी एक साल तक, ये 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में। ऐसे लग रहा था कि भारत की इकोनॉमी एकदम डाउन हो जाएगी, लेकिन भारत सरकार ने, भारत के उद्यमियों ने, यहाँ के लोगों ने जैसे संभाला और जैसी स्थिति निर्मित हुई, तो आज देखिए 3 साल में ग्रोथ रेट में भारत दुनिया में टॉप में है। ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि है और हम सब इसको समझें कि सप्लाई चेन, मेक इन इंडिया और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपके बैंकिंग सिस्टम से हर व्यक्ति को जुड़ना। आज देखिए कि एक ठेला गुमटी वाला भी आज यूपीआई का यूज कर रहा है। आज 15 रुपया हो, चाहे 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, यूपीआई फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। आज ई बैंकिंग सिस्टम जिसमें यूपीआई है और ई बैंकिंग सिस्टम है, उसमें भारत आज अमेरिका और चाइना को पछाड़ के दुनिया में टॉप में है। आज दुनिया ब्राइट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए भारत को मान रहा है। विश्व बैंक हो, चाहे IMF हो, सब मान रहे हैं। उसका कारण क्या है? जो इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए डेवलप किया है भारत सरकार ने पिछले 8-9 साल में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो एक आम से आम व्यक्ति को जोड़ा गया है। बैंकिंग सिस्टम से बैंक अकाउंट, हर परिवार के आज बैंक अकाउंट खुल गए हैं। एक एक परिवार के 2-2, 3-3 अकाउंट है।
तो ये जो एटमॉस्फेयर यहाँ की जो माने बनाया गया है औद्योगिक विकास के लिए, और उसके स्थिति, उसके प्रतिफल भारत में दिख रहे हैं। आज फॉरेन करेंसी रिजर्व के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 में है। आज पिछले 3 साल से डॉलर के कंपैरिजन में जो इंडियन रुपीस है उसका वैल्यू $1 इक्यासी 82 रुपया में ही है। आज देखिए, अभी 3 साल पहले रशियन रूबल पर डॉलर में 25 रशियन रूबल था। आज मैं देख रहा था कि $1 इक्वल टू 95 रूबल हो गया है। 4 साल पहले टर्किश लीरा, जो इस्लामिक जगत में एक डेवलप्ड कंट्री माना था जाता था, टर्किश लीरा, उसकी वैल्यू $1 बराबर 4 लीरा था। 4 साल पहले 4 लीरा। आज वहां के लीडरशिप ने, उर्दुगान ने जो तबाही मचाई और जो देश में उथल पुथल किया और जो उलटफेर किया, उसके बदौलत आज वहां का डेवलपमेंट 0 पे चला गया है और $1 इक्वल टू 27 लीरा हो गया है। महंगाई त्राहिमाम है टर्की में। आज पाकिस्तान में 2 साल पहले, 3-4 साल पहले $1 इक्वल टू 100 पाकिस्तान रुपी था। आज $1 इक्वल टू 300 पाकिस्तानी रुपी है। तो भारत के विकास में जो स्थिरता आया है और जो प्रगति कर रहा है, उसमें ये सप्लाई चेन को हम अपनाएं और उसके अनुकूल पर्यावरण बनाएं और एटमॉस्फेयर बनाएं, तो भारत निश्चित रूप से अगले 15 साल में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी रहेगी। और भारत की जो जीडीपी है आज लगभग $4 ट्रिलियन है, वो $10 ट्रिलियन के आसपास रहेगी। दुनिया के जो संस्थाएं हैं, चाहे मूडी हो, चाहे विश्व बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे दुनिया की जो रेटिंग एजेंसियां, सब मान रही हैं कि भारत ब्राइट डेस्टिनेशन है वर्ल्ड में। इस चीज को मान रहे हैं, इस चीज को सब स्वीकार कर रहा है। तो और दूसरी चीज, आज दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ये बनती जा रही है कि चीन में डेमोक्रेसी है, ना तो हमारे जो विश्व कल्याण की दर्शन है, वासुदेव कुटुंबकम की दर्शन है, वो चीन की दर्शन नहीं है। चीन दुनिया को डेट ट्रैप में फंसा रहा है, ऋण में फंसा रहा है। आज दुनिया के 90 राष्ट्र उसके ऋण जाल में फंस चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बर्मा है, बांग्लादेश है। अभी तो उसके डेट ट्रैप में फंस के श्रीलंका के इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और डिफॉल्ट हो गया, वहां की इकोनॉमी डिफॉल्ट हो गई। और आज $1 इक्वल टू 500 श्रीलंकन रूपी है। भारत उसको $3 अरब अभी एकदम
विदाउट एनी इंटरेस्ट $3 बिलियन जो दिया है उसको सपोर्ट किया है श्रीलंकन इकोनॉमी को, वो स्टेब्लिश हो गया है। आज वो देखिए कितने खुशी की बात है कि श्रीलंका सरकार ने आज से 15 दिन पहले वन ऑफ दी श्रीलंकन करेंसी के रूप में अडॉप्ट कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो भारत के रूप में कर ही रहा है अभी 5 महीना से। इंटरनली व्यापार के लिए, लेन देन के लिए भारतीय रुपये वहां उपयोग किया जा रहा है। तो माने मौद्रिक रूप से तो हमारे प्रभुत्व में श्रीलंका आ गया है पूरा। और दुनिया, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया, दुनिया जो सप्लाई चेन चीन को मानता था, ये जो शीत युद्ध के इफेक्ट था कोल्ड वॉर का, कि हमको कम्युनिज्म का विरोध करना ठीक है, वो लोग लोकतंत्रीय हैं और लोकतंत्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उनका विरोध करना उनका इंटरनल मैटर था, वो करना भी चाहिए जो भी था। और बाद में कम्युनिज्म समाप्त भी हो गया 90 में। लेकिन उसके माने राइवल के रूप में इसको खड़े किए चीन को, और दुनिया ने हो इन्वेस्ट किया। चीन को बहुत सारे ये आते, WTO का उल्लंघन करे, कुछ भी करे, एंटी डंपिंग करे, सब में चीन को छूट दे दिया कि चलो ये हमारा सप्लाई चेन है, हमारे को सस्ता सामान मिल रहा है, हम खुश हैं, और ये रसिया के प्रतिद्वंदी है। लेकिन बाद में उनको चला कि जो लोग सोच रहे थे कि चीन में लोकतंत्र आएगी और हमारे अनुकूल हो जाएगा, अमेरिका सोचता था, यूरोप सोचता था, चीन कभी सुधरने वाला नहीं है अभी निकट 50 साल। वहां अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ही रहेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिज्म की खाली सरकार के लिए, वो अगले 50 साल तक बने रहेगी। उनको ना लोकतंत्र से मतलब है, ना इंटरनेशनली कोऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है, उनको विश्व कल्याण से कोई मतलब नहीं है। आज इकोनॉमिक पावर बन गई है चीन, तो दुनिया को डेट ट्रैप में फंसा रहे, रीढ़ जाल में फंसा रहा है। आज 90 राष्ट्र फंसे हुए हैं। अफ्रीका के 30 राष्ट्र, एशिया के 30 राष्ट्र, लैटिन अमेरिका के 30 राष्ट्र, सब फंसे हुए हैं उसके डेट ट्रैप में। तो भारत जब विकास भी करेगी तो दुनिया के कल्याण के लिए भी करेगी। ये तो नहीं कि किसी को हम फ्री में दे देंगे कि दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया के लिए कल्याण के लिए करेगी। और भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, और विश्व को कल्याण करने के लिए, विश्व को मार्गदर्शन करने वाली राष्ट्र है। इस बात को आज अमेरिका मान चुकी है, यूरोप मान चुकी है, जापान मान चुकी है। और जो सप्लाई चेन उनका चीन बना हुआ था, उसको डाइवर्सिफाई करके अधिकांशतः हम लोग चाहेंगे, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है इन्वेस्टमेंट के लिए, FDI के लिए, वो बनाए रखेंगे, और राजनीतिक स्थायित्व रहेगी, और अभी जैसे नेतृत्व है वैसे नेतृत्व रहेगी। तो लोग डाइवर्सिफाई करके दुनिया के जितने के चिप्स कंपनियां हैं, चिप्स निर्माण का जो है, चिप्स प्रोडक्शन जो हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगता है, उसका एनुअल इंटरनेशनल ट्रेड कितना है आपको मालूम है? $1,500 अरब, 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अंतरराष्ट्रीय व्यापार है चिप्स के, जो हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कार के इंजन में, सब इंजन में जितने इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं सभी में लगता है चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। उसके 4-5 कंपनियां यहाँ टाई अप करके और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके लग रही हैं, जो चिप्स के दुनिया में सबसे बड़े सप्लायर चीन बना है, जबकि कंपनियां
सभी पश्चिमी देशों का, अमेरिका, यूरोप, ताइवान और जापान के हैं। लेकिन सबसे बड़े चिप्स के निर्माता कंपनी और सबसे बड़े एक्सपोर्टर चिप्स के निर्यातक देश आज चीन है। किस लिए है? सप्लाई चेन के बदौलत है। किस लिए है? कि मेक इन चाइना की बदौलत है। तो ये जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, अमेरिका, यूरोप, जापान, ताइवान, ये सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर देंगे। और उसके डाइवर्सिफाई होने के बाद, जैसे एप्पल ने अभी कर दिया है, चीन में प्लांट भी उसके बंद होने वाले हैं 2-3 साल में, तो सब डाइवर्सिफाई करके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ उद्योग लगाएंगे। तो ये जो चीन आज दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसके 12 ट्रिलियन डॉलर 12 ट्रिलियन डॉलर एनुअल एक्सपोर्ट करता है चाइना। 12 ट्रिलियन डॉलर। भारत की एक्सपोर्ट है आज की डेट में 750 अरब डॉलर। 1 ट्रिलियन भी नहीं है, 750 अरब डॉलर। और चाइना का एक्सपोर्ट कितना है? 12 ट्रिलियन डॉलर। 12 ट्रिलियन डॉलर। तो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट है। और एक्सपोर्ट उसका कुछ इंडस्ट्री नहीं रहा है, पूरा इंडस्ट्री वहां लगा पश्चिमी देशों का, जापान का, ताइवान का, सिंगापुर का और अमेरिका का, सब प्लांट लगे हुए हैं। ये बात अलग है कि उसी सभी प्लांट के सब टेक्नोलॉजी के नकल करके चीन ने भी आज अपने वहां भी उद्योगपति हो गए हैं, और उन्होंने भी कॉपी करके, नकल करके सब बना लिया है, उसको दुनिया में डंप कर रहा है, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जितने महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट हैं, वो सब कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनियां अमेरिका बेस्ड हैं, यूरोप बेस्ड हैं, जापान बेस्ड हैं, सिंगापुर बेस्ड हैं, ताइवान बेस्ड हैं, कोरिया बेस्ड हैं। तो जो सप्लाई चेन की डाइवर्सिफाई होगी और वो सब यहाँ लगाने लगेंगे प्लांट, और यहाँ प्रोडक्ट होगी, और यहाँ से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा, तो जो आज 750 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है इंडिया का, अभी 2022-23 में हुआ है। 10 साल पहले इंडिया का एक्सपोर्ट खाली 300 अरब डॉलर था। 300 अरब डॉलर आज 750 अरब डॉलर हो गया है। तो मैंने चाहा कि इकोनॉमी पे भी समसामयिक चर्चा किया जाए, और आपके समक्ष ये कुछ तथ्य हैं उसको साझा किया जाए, और ये आप भी इसको समझें और इसको फॉलो करें, ताकि यहाँ जन जन जब समझेगा तो भारत के विकास में, भारत के औद्योगिकरण में, भारत के एक्सपोर्ट में, ये सब चीजें भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने में काम आएगी। और मैं शुरू में एक चीज बताया था, अभी भी हम लोग, भारत के लोग, अधिकांश लोग, बोलोगे तो सब चीज जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास ही नहीं करते कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई लोगों से, मेरे मित्रों से चर्चा करता हूं, वो समझते हैं कि सरकारी कंपनी ही एक्सपोर्ट करेगी, उसी से भारत को फायदा होगी। मतलब भेल और सेल फायदा कर एक्सपोर्ट करेंगे, उसी से भारतीय लोगों को फायदा होगा। ऐसा नहीं है मित्रों। आज जो प्राइवेट कंपनियां भी एक्सपोर्ट करेंगी तो डॉलर
चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे इंटरनल बेस्ड कंपनियां हो, वो एक्सपोर्ट करेंगी तो इंटरनेशनल करेंसी आएगी। तो इंटरनेशनल करेंसी भारतीय बैंक में आती है और यहाँ के फॉरेन करेंसी रिजर्व को सपोर्ट मिलता है। और यहाँ की जो इंपोर्ट करने की कैपेसिटी होता है वो फॉरेन करेंसी से होता है, चाहे उसको इंडिविजुअल कंपनी एक्सपोर्ट करे, चाहे गवर्नमेंट की कंपनी एक्सपोर्ट करे। गवर्नमेंट के प्रोडक्ट दुनिया में 5% एक्सपोर्ट नहीं होती है। चीन जो 12 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करता है, उसमें वहां की सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों की कंट्रीब्यूशन मात्र 5% होगा, मुश्किल से 3 से 5%। 95% जो मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रोडक्ट और इंटरनली जो वहां के उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है जो हैं, उद्योगपति हैं, उनके प्रोडक्ट है जो चीन एक्सपोर्ट करता है, जिसके बदौलत चीन को फॉरेन करेंसी मिलता है, जिसके बदौलत आज चाइना दुनिया की दूसरी नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनी है। तो ये सब चीजें हैं और भारत सभी राज्य सरकारों के सहयोग से और मोदी सरकार के सहयोग से औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और ब्राइट डेस्टिनेशन बनी है और दुनिया की महत्वपूर्ण एक्सपोर्टर कंपनी बन रही है और ग्रोथ रेट दुनिया में टॉप में चल रही है। विश्व बैंक का, IMF का और कई रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि ये ग्रोथ रेट अगर राजनीतिक स्थिरता और ये एटमॉस्फेयर बने रहेगी तो अगले 10 साल तक भारत की एक ग्रोथ रेट जो 6.7 और 7 से 8-9 तक हो सकती है, ऐसा आकलन है। और ये हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहले हम लोग क्या सोचते थे कि हम दुनिया में एक्सपोर्ट करने में 750 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ऐसे कल्पना कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। और बहुत जो इकोनॉमी कारण है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता है। आज देखिए, जापान के एक नेशनल न्यूज ने, उसको आप देख, जब जापान के नेशनल न्यूज है, उसने कहा अभी 2 माह पहले, इसको किसी ने चर्चा नहीं किया, कि भारत रसिया से तेल लेके यूरोप को सप्लाई नहीं करता तो पूरे यूरोप मंदी में चला जाता। ये कहा है। मोदी ने विलेन होके दुनिया को आर्थिक मंदी से बचाया। ये जापान के एक टॉप नेशनल न्यूज़पेपर ने, जिसके प्रिंट मीडिया भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, उसने कहा कि मोदी ने विलेन होके यूरोप को और दुनिया को इकोनॉमिक रूप से कोलैप्स होने से बचाया, मंदी से बचाया। ये कहा है। ये यहाँ की किसी मीडिया में नहीं आया है। किसी मीडिया ने, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने इसके बारे में चर्चा नहीं किया कि ऐसा है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि भारत जो प्रगति कर रहा है, जो यथार्थ में हो रहा है और हकीकत में हो रहा है, दुनिया स्वीकार कर रहा है। अमेरिका ने इसके बारे में टिप्पणी नहीं किया, लेकिन अमेरिका भी प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया कि आर्थिक रूप से हम आज साउंड हैं। आज भारत की इकोनॉमी अगर मंदी पे चली गई,
3 दिन नहीं लगेगा कि दुनिया की इकोनॉमी मंदी में चली गई। आज भारत की इकोनॉमी दुनिया को मंदी में जाने से बचा रहा है। इस बात को मानते हुए आज अमेरिका भारत को प्रतिबंध नहीं लगाया, बोल दिया कि भारत के लिए सब चीजों को हम कुछ नहीं बोल सकते। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि हमने रसिया से तेल खरीद के यूरोप को, और ये समझिए कि दुनिया को मंदी पे जाने में बचाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया है, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन किया है, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी का दुनिया के व्यापार में क्या भूमिका है, और डेवलपमेंट ग्रोथ रेट का क्या भूमिका है। दुनिया को मंदी, आज भारत की पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़ है। दुनिया का हर 6वां व्यक्ति इंडियन है। और आज मैं इस चीज को मानता हूं कि आज देखिए, हम लोग पढ़ते थे उस समय, 30 साल पहले निबंध लिखते थे, ब्रेन ड्रेन ये है, ब्रेन ड्रेन वो है, और ब्रेन ड्रेन के कारण हमारा, लेकिन देखिए आपदा में अवसर, जो मोदी जी बोलते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो हमारे लिए वो आपदा में अवसर बन गया। जो आज इंडियन इकोनॉमी को जो मजबूती मिली है, जो साख मिली है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। आज देखिए अमेरिका में माने इंडियन डायस्पोरा जो है वो सेकेंड पावरफुल प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह है। दबाव समूह इसलिए है सेकेंड टॉप, जो यहूदी हैं उसके बाद इंडियन कम्युनिटी है वहां। उसका कारण यह है कि आज हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर जो वहां गए और वहां के ग्रीन कार्ड उनको मिला, कई सिटीजन बन गए, वहां के नागरिक बन गए, कई ग्रीन कार्ड के बेस पे हैं और कई वर्क वीजा के बेस पे हैं। लेकिन आर्थिक रूप से उनका जो उन्होंने जो उपलब्धि हासिल किया है, जो अमेरिका की 500 मल्टीनेशनल कंपनी है, टॉप मोस्ट कंपनी है, उसमें 100 कंपनियों में आज इंडियन लोग सीईओ हैं। ये उपलब्धि है। ये भारत के परिस्थिति का, भारत के सरकारों का, अभी वर्तमान सरकार का, सभी का योगदान है इसमें कि भारतीय डायस्पोरा आज इतने आगे पहुंचा। और उसमें कई शिक्षण संस्थाओं का भी योगदान है, जैसे यहाँ के IITN जो लोग गए, यहाँ के एम्स के लोग गए, कई महत्वपूर्ण प्राइवेट सेक्टर के भी मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी इंजीनियरिंग कॉलेज है जो गए। और जो डायस्पोरा का जो क्रेज है, आज अमेरिका में यहूदी, जो अधिकांश यहूदी उद्योगपति हैं, वहां के क्रीम हैं, उनके बाद जस्ट इंडियन डायस्पोरा है और पावरफुल प्रेशर ग्रुप है। इसी के बदौलत आज जो इसमें इंडियन डायस्पोरा को, भारतीय समुदाय को इंपावर करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मोदी जी का भी जो पिछले 9 साल में भूमिका है, उसको हमको मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस की जो कमी थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। आज गर्व के साथ ब्रिटेन से लेके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में मैं इंडियन हूं करके बोलते हैं, और उनको जो सम्मान भी मिल रहा है। तो मोदी जी ने हर दौरे में जो इंडियन डायस्पोरा को जो प्रोत्साहित किया, इंपावर किया, और उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज वो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में बहुत, और सब चीज
उनमें उनका भूमिका बढ़ती जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इंडियन डायस्पोरा का भी महत्वपूर्ण योगदान है, और जो इम्पावर हुआ है इंडियन डायस्पोरा, उसी के बदौलत आज ब्रिटेन में हमारे प्रधानमंत्री हैं सुनक जी। आज अमेरिका के 3-3 राष्ट्रपति के उम्मीदवार दोनों पार्टियों से इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये इंडियन कम्युनिटी पावरफुल हुआ है, उसमें उनका व्यापार में स्पेशलाइजेशन, उनके एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन, और उनमें वहाँ कार्य करने की मेहनत और लगन, सब चीज का योगदान है। उसके साथ साथ यहाँ की जो गवर्नमेंट की जो उनको प्रोत्साहित इनकरेज किया है, इम्पावर किया है, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीजें नहीं आती हैं, सप्लाई चेन और इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इंटरनेशनल करेंसी की भूमिका, और खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या भूमिका है, कि जब तक अपने पास कैपेबिलिटी नहीं है एक्सपोर्ट करने की, तो आपके पास इंपोर्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो इन चीज़ों को मैं आपके साथ चर्चा करके साझा करना मेरा मेन उद्देश्य था। और मैं चाहूँगा कि ऐसे कई समसामयिक विषय हैं जिसमें अपने ज्ञान अध्ययन का जो है मेरे पास जो है उसको आपसे साझा करूं, और आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छा लगे और आपके ज्ञानवर्धन हो, वो प्रयास करूं मैं। और मैं अंत में आपको धन्यवाद दूंगा कि मेरे इन बातों को आपने सुना, और साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैं हमेशा ऐसी समसामयिक विषयों पे या पॉलिटिकल मुद्दों पे, इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।